सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक, एरर। तो एरर है क्या? मान लेते हैं हमने कोई वैल्यू मेजर करनी है और उसका एक्चुअल वैल्यू जो हमें दिया गया है इट इज 1.7 और हमने मेजर कर लिया उसको 1.5। अब दोनों में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.2। अब ये जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड एरर। So how we defined error? It is defined as the difference between the true value and measured value. So whenever we are doing experiments or calculating somewhere else, जहाँ पे हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू से जो भी फर्क आता है उसको हम एरर कहते हैं। Now this error can be categorized in different categories. Two major categories are systematic error and random error. So let's talk about first systematic error. अब सिस्टेमेटिक एरर, जो एरर बेटा एक डेफिनेट पैटर्न में आए आप उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरर। अब ये सिस्टेमेटिक एरर जो है इट कैन बी आल्सो बी कैटेगराइज्ड, इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं बेटा। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। नाउ एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकता है हमारा। अब ये सिस्टेमेटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है उसकी वजह से हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू में गड़बड़ हो जा रही है और सेम पैटर्न पे हो रहा है, तो ऐसी एरर को, सिस्टेमेटिक एरर को बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो एरर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट में गलती है, खराबी है, उसकी वजह से एक सिस्टेमेटिक एरर आ रही है, दैट एरर इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ पर्सनल एरर। अब कोई जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ही कुछ केयरलेसनेस के कारण या अपनी कुछ लिमिटेशन के कारण कोई गलती एक डेफिनेट पैटर्न में कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है लेबोरेटरी में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो वो उसको नोट करते टाइम उसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेट कर दे रहा है हर बार बटन दबाने में स्टॉप वॉच का, तो ये उसका हो गया उसका पर्सनल एरर। तो ऐसा सिस्टेमेटिक एरर विच कम्स ड्यू टू द पर्सनल error or carelessness of a person or limitation of a person is called personal error. How we defined it? The error in measurement due to the carelessness or limitation of an observer is called personal error. Natural error. So environment की कंडीशन में चेंज होने के कारण जो एरर आती है उसको नेचुरल एरर कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कोई टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और एनवायरमेंट कंडीशन चेंज हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, सो ड्यू टू दैट देयर विल बी वेरिएशन इन मेजरमेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो एरर है, ऐसी टाइप की एरर जो है जो कि एनवायरमेंट कंडीशन के चेंज के कारण होती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एरर। इसमें है सिस्टेमेटिक तरीके से चेंज हो रहा है बट इसमें ऑब्जर्वर का कोई गलती नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल एरर। So error arising due to the not doing a procedure properly, उसको बोलते हैं हम imperfection in experimental procedure error. अब these error arise when there is imperfection in experimental procedure. For example हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं पर जो बल्ब है थर्मामीटर का हम उसको प्रॉपरली कॉन्टेक्ट में नहीं ला रहे हैं, जिस चीज का भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में इम्परफेक्शन है। तो सच टाइप ऑफ एरर इज एग्जांपल ऑफ दिस एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। आफ्टर सिस्टेमेटिक एरर देयर इज अनदर टाइप ऑफ एरर विच इज कॉल्ड रैंडम एरर। नाउ रैंडम एरर इज बाय चांस एरर। The error which is occurring due to unknown reason are called random error. तो random error वो है जो unknown reason से हो रही हैं, we don't know what is the reason of it. For example, we are taking care of instrument, we are taking care of other conditions also, and avoiding personal error. Even then, there is some kind of error which occurs. So these errors are called random error. Now we will know how to express error. For that, first of all, we have to know absolute error. So we are going to discuss about it, absolute error. Absolute error.
Now absolute error. So if we have to calculate absolute error, for that, first of all it is represented by del x. del x को हम आमतौर पे डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. और यहां पे सपोज करते हैं कि लेट वी आर हैविंग mean value of measured quantity. So x bar, we are representing it like that. This is the mean value of measured quantity. Let it is mean value of measured quantity. And along with that, xi is value of quantity measured in the ith observation. xi, it is ith measured expression, measured value. जो हम मेजर कर रहे हैं ना बच्चे, उसमें हम ith एक्सप्रेशन को, मतलब एक हमने किया कि ऑब्जर्वेशन करी अलग-अलग, पहले तो उसका एक मीन क्वांटिटी ले लिया, उसको जो x बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को x बार बोलते हैं बेटा, एंड xi, और इसमें i नंबर का, जैसे 5वें नंबर का, 6 नंबर का, तो यहां पे ले लिया दैट इट इज xi नंबर, द ith मेजर्ड वैल्यू. नाउ एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय, हाउ इट इज कैलकुलेटेड एज, नाउ एब्सोल्यूट एरर it can be calculated as this, let it is represented by del x, जो कि हम पहले बता चुके हैं, and it is calculated as xi minus mean value. तो ये है बेटा absolute error. and it can be positive as well as negative. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में. सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर. फॉर दिस पर्पस we take arithmetic mean of all absolute error measured. जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर मेजर की हैं उनका अगर हम मीन ले लें, अर्थमेटिक मीन ले लें, हम उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. सो व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ all the absolute errors. So how it is calculated as? इसको भी del x मीन लिख देते हैं. So del x मीन it is equal to, सपोज हमारे पास जो है n एब्सोल्यूट एरर्स हैं, तो del x 1 प्लस, बेटा ये जो हम निशान लगा रहे हैं इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन. और मॉडुलस फंक्शन, ये जो पैदल लाइन है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, सो ऑन, प्लस इस तरीके से ये मॉडुलस फंक्शन कितनी n वैल्यूज का है. एंड कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चे? ये n ऑब्जर्वेशन है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर. नाउ relative error. Now it's time to calculate the relative error. So what is the relative error? तो बच्चों ये रेशो है absolute error to the true value of physical quantity. It is a ratio of absolute error to true value of
physical quantity. So how it is calculated? It is represented by the small del x. It is also called del x, and it is ratio of mean absolute error divided by the true value. मान लेते ट्रू वैल्यू बेटा x है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम साथ में पढ़ लेते हैं परसेंटेज एरर, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें सारी जो है एरर को एक्सप्रेस करने के काम आती है, इसलिए हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर? तो ये परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है आपने, तो आपको इसको रिलेटिव एरर का 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल सॉरी इसे लिख लेते हैं, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज 100। तो ये परसेंटेज की टर्म में आ जाएगा एंड इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर? इट इज एब्सोल्यूट एरर divided by true value, or since it is multiplied by 100, so it becomes percentage error. So this is how we can calculate this. Now we will study about combination of errors. Now अगर physical quantity combine हो रही है तो ये error कैसे combine होता है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे combination of error। क्योंकि जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करना है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, तो उस टाइम ये प्लस करने पे, माइनस करने पे, डिवाइड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे एरर कैसे कंबाइन होगी, तो ये हमारा अभी टॉपिक रहेगा। और इसमें जो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं, इट इज फर्स्ट नंबर 1, व्हेन रिजल्ट इन्वॉल्व द सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन result involve sum of two physical quantity of same type। तो suppose we are having two physical quantities A and B and our given quantity is like that, Z is equal to A plus B। हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो है इस तरीके की, Z is equal to A plus B। अगर ऐसी क्वांटिटी दी गई है बेटा, तो आपने उसमें रिलेटिव एरर कैसे, उसको एरर कैसे कंबाइन होगा, एब्सोल्यूट एरर कैसे कंबाइन होगा, वो हमें स्टडी करना है। तो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि या सपोज वी आर हैविंग अ क्वांटिटी ए एंड बी ऑफ सिमिलर काइंड एंड डेल ए इज एब्सोल्यूट एरर इन ए and along with that del B is absolute error in B। so अगर ये इनमें absolute error है तो measured value कैसे लिख सकते हैं हम? therefore measured value in A and B are given by how we can measure these values। तो जो इनमें जो वैल्यू है बेटा मेजर्ड वैल्यू ए में बन जाएगी ए प्लस माइनस डेल ए और बी में बन जाएगी बी प्लस माइनस डेल बी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। सो जब आपने इसको मेजर्ड वैल्यू को लिखना है तो आपको ट्रू वैल्यू में उसका एरर प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये जो हमारे पास मेजर वैल्यू है तो ये इस प्रकार आ जाएगा।
अच्छा, अब हमें पता करना है कि ये जो हमारी ऑब्जर्व क्वांटिटी z है, z कैसे बना है बेटा, a और b को प्लस करके, तो जो इसका एरर है वो कैसे बनेगा। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं ये अज्यूम करके कि सपोज जो हमारी कंबाइंड क्वांटिटी है ना, उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल z है। लेट डेल z बी द एब्सोल्यूट एरर इन z। सो देयरफॉर अब z की आपने मेजर वैल्यू कैसे लिखनी है बेटा, z में आप प्लस माइनस करेंगे डेल z। सो z का वैल्यू तो ये आ गया ऑब्जर्व वैल्यू, और a और b का अभी हमने लिखा ना बेटा, a का वैल्यू आप मेजर वैल्यू कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल a, और b की जगह लिख देंगे b का मेजर वैल्यू दैट इज b प्लस माइनस डेल b। ये तो हमारे पास बन गया वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे बेटा a प्लस बी तो आपने इकट्ठा लिख दिया, और ये प्लस माइनस साइन डेल a प्लस माइनस डेल b। सो अगेन बेटा सॉल्विंग इट, a प्लस बी प्लस माइनस बेटा कॉमन निकाल दीजिए आप, तो डेल a प्लस डेल b, तो ये बच गया बच्चे। नाउ एज जैसा कि आपको पता बेटा व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी बेटा इक्विवेलेंट टू z है, तो ये जो प्लस माइनस डेल z के इक्विवेलेंट क्या है बेटा, ये जो प्लस ब्रैकेट के अंदर टर्म है दैट इज डेल a प्लस डेल b। अगर आप इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो डेल z का जो वैल्यू है बेटा वो ये आ रहा है, इट इज इक्वल टू डेल a प्लस माइनस डेल p। सॉरी वी विल ऑनली राइट क्योंकि वो कंपेयर कर चुके हैं ना, तो डेल a प्लस डेल b। तो दिस इज द फाइनल आंसर कि जब एरर प्लस हो रही है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर भी प्लस हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी प्लस हो रही है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर भी प्लस हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करते हैं बेटा माइनस के लिए क्या फर्क पड़ता है। नो फॉर द माइनस साइन, so when final result involve the difference in two observed physical quantities. Number 2, when the final result involves difference of two observed quantities, so ये जो फाइनल रिजल्ट है कैसे मिलेगा। सपोज वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज a एंड b जो कि गिवन है ऐसे, z इज इक्वल टू उनका फाइनल रिजल्ट z जो है वो है a माइनस b। ए और बी सिमिलर क्वांटिटी, सेम काइंड की क्वांटिटीज हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आया z को a को b में से माइनस करके आया। तो अब यहां पे अगेन बेटा लेट डेल a बी एब्सोल्यूट एरर इन a, and in the same manner let del b absolute error in measurement of b. So measured value of a can be written as, अब a का मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, प्लस माइनस डेल a, और b का मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल b। सो दिस इज द वे वी कैन राइट दिस वैल्यूज। और अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, सपोज उसमें एरर है डेल z, सो लेट डेल z बी एब्सोल्यूट एरर इन z। देन तो z को बेटा जब मेजर्ड वैल्यू लिखनी है आपने z में, तो वो आ जाएगी z प्लस माइनस डेल z, एंड इट इज इक्वल टू बेटा a माइनस बी है ना, तो a की जगह आ गया a प्लस माइनस डेल a, और b की जगह आ गया माइनस साइन के साथ b प्लस माइनस डेल b। नाउ अब आप इनको सॉल्व करके लिख दो, a माइनस b अलग आ गया बेटा, और यहां पे अगेन बेटा प्लस माइनस आप कॉमन निकाल दीजिए, प्लस माइनस डेल a। चलो अभी मैं सॉल्व करके पूरा लिखता हूं, और माइनस के मल्टीप्लाई करने पे ना तब भी ये आएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, एक ही बात है, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, तो इट इज अगेन बेटा प्लस माइनस डेल b। अब अगेन बेटा a माइनस बी
और आपने ये प्लस माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, तो इट इज डेल ए प्लस डेल बी। अगर बेटा आप इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करें, z ये ए प्लस बी है और प्लस माइनस के साथ जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है वो डेल z के इक्विवेलेंट है। सो देयरफॉर अवर डेल z इट इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। तो अगेन बच्चे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आई कि जब दो क्वांटिटीज को माइनस कर रहे हैं उनका एरर तो है तो भी वो भी फिर भी प्लस आता है। तो माइनस या प्लस कर रहे हो किसी क्वांटिटीज को, उनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा एरर में प्लस, वो प्लस करके ही आएगा। तो ये तो हो गया बेटा प्लस या माइनस का। इन द सेम मैनर प्रोडक्ट का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो व्हेन फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। So number 3, when the final result is product of two observed क्वांटिटीज। तो यहां पे z जो है हमारे पास वो है a इंटू बी। दो a और b दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और z उसका रिजल्ट है वो a इंटू बी के बराबर है। अगेन बच्चे सपोज डेल a कोमा डेल b कोमा डेल z b एब्सोल्यूट एरर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा एब्सोल्यूट को, इन ए बी एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आएगी ना जेड ए और बी की, जेड की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी बेटा, जेड की मेजर्ड वैल्यू होगी जेड प्लस माइनस डेल जेड। बी ए का होगा ए प्लस माइनस डेल ए और बी में होगा बी प्लस माइनस डेल बी। नाउ अगर हम इसको फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करें तो वो होगा बेटा z प्लस माइनस डेल z, क्योंकि बेटा ये a और b के प्रोडक्ट के बराबर है तो a की मेजर्ड वैल्यू और b की मेजर्ड वैल्यू का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा a इंटू बी so we keep calculating it. Now first two terms से तो मल्टीप्लाई आ गया ना a इंटू बी, अब प्लस माइनस a इंटू डेल बी एंड इन द सेम मैनर अब प्लस a से प्लस डेल प्लस माइनस डेल a से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फर्स्ट टर्म आएगा प्लस माइनस b इंटू डेल a एंड प्लस माइनस लास्ट टर्म बेटा डेल a इंटू डेल बी। बेटा डेल ए डेल बी ये छोटी क्वांटिटी है। जैसे आप ना पॉइंट वाली टर्म्स को मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप -1 इंटू माइनस 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0.02। ये और भी कम है, तो यहाँ पे भी डेल ए इंटू डेल बी का मल्टीप्लीकेशन और भी कम है और इतना कम है कि इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना बेटा डेल ए डेल बी, वी आर निग्लेक्टिंग इट, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। सो वी आर निग्लेक्टिंग इट एंड अवर वैल्यू रिमेन्स a प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस b del a। now this is our value। now इसको z से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अच्छा फर्स्ट टर्म है z, z को z से डिवाइड किया तो बेटा क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल z को z से डिवाइड किया क्या आएगा z। इन द सेम मैनर बेटा a b को z से डिवाइड किया और z का वैल्यू किसके बराबर है बेटा a b के, तो मैं सीधा ही वैल्यू लिख रहा हूं। आप इसको एक स्टेप में डिवाइडेड बाय z लिख सकते हैं। चलो मैं पूरा कर देता हूं, a डेल बी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्लस माइनस बी डेल ए डिवाइडेड बाय जेड। सो सॉल्विंग इट ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी, सो वी आर राइटिंग इट इज ए बी। इन द सेम मैनर जो भी बेटा ये जेड है ना उसका वैल्यू लिख दिया हमने ए बी प्लस माइनस बी डेल ए डिवाइडेड बाय ए बी। तो बच्चा फर्स्ट टर्म तो आ गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड सेकंड टर्म a will get cancelled, so what will remain del b divided by b
प्लस माइनस बेटा यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, डेल a डिवाइडेड बाय a। बेटा अगर आप थोड़ा रिमाइंड करें आप, अब देखिए बेटा इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। आप 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे बेटा वो हो जाएगा -1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो वट रिमेन्स डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल b अपॉन b एंड बेटा प्लस माइनस साइन है, चलो लिख देता हूँ इस टाइप में, प्लस माइनस डेल a अपॉन a। नाउ बच्चों ये जो वैल्यू है प्लस माइनस से दोनों तरफ से आप कैंसिल कर दीजिएगा, ये कॉमन निकाल दीजिए, तो बचेगा हमारे पास डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल b अपॉन b एंड प्लस डेल a अपॉन a। बेटा जैसा आपको पता है डेफिनेशन, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो यहां से बेटा ये पता चला रिलेटिव एरर इन z, ये डेफिनेशन है बेटा, रिलेटिव एरर in z is equal to a relative error in b plus a relative error in a। पहले a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिलेटिव एरर इन a। तो बच्चों जब भी टू टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी। तो ये है बच्चों मल्टीप्लिकेशन का केस। अब है when the observed quantity includes quotient of two observed quantity, so when final result involve, this is number 4, when final result is quotient of two observed quantity। तो जब फाइनल रिजल्ट दो ऑब्जर्व क्वांटिटी का क्वोशिएंट है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास लेट z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, तो ये क्वेश्चन, और इसमें डेल a डेल b और डेल z, b एब्सोल्यूट एरर, अभी हमने सबसे शुरू में पढ़ा था ना एब्सोल्यूट एरर इन a b एंड z रिस्पेक्टिवली, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। तो मेजर्ड वैल्यू में a में क्या बन जाएगी बेटा, मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल a, और b में क्या बन जाएगी b प्लस माइनस डेल b, और z में क्या बन जाएगी z प्लस माइनस डेल z। तो ये आ गया बेटा हमारे पास वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। तो दिस z प्लस माइनस डेल z इट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस डेल b। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस माइनस डेल a आपने ध्यान से देखना बच्चे, जो नीचे वाली टर्म है ना उसको हम ऊपर ले आए। तो बेटा कभी भी ऐसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएं किसी टर्म को, तो उसका पावर माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है लिखा, तो b प्लस डेल b का पावर है 1। अगर आप उसको ऊपर ले गए तो उसका नेगेटिव हो गया, दैट इज -1। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए हम थ्योरम यूज करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, बट हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें सिर्फ उसका एक वैल्यू यूज करेंगे। चलो उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले हम इसको और थोड़ा आसान बना देते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे वैल्यूज। तो ये सबसे पहले बेटा आपने फर्स्ट टर्म में से a कॉमन निकाला, इसमें से बेटा इसमें से a कॉमन निकाला तो a में से
कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। अब बच्चे ऐसी कुछ स्थिति आ जाए अब जिसमें कुछ दिख नहीं रहा कि क्या कॉमन है, उसका मतलब उसको डिवाइड करके लिख देना है। कॉमन निकालने का मतलब ही डिवाइड करना होता है। यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 रह गया और यहाँ पे डिवाइड किया तो ये लिखा गया। अब यहाँ पे इसी तरीके से b कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि पावर -1 है ना, तो जो कॉमन निकाला उसकी भी पावर वो बन जाएगी और b का पावर की जगह आ गया 1 एंड इट इज del b डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर -1। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हो ना, b पावर -1 को नीचे लिख दिया तो a डिवाइडेड बाय b एंड 1 प्लस माइनस del a अपॉन a एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस del b अपॉन b रेज टू पावर -1। बच्चे मैं अभी प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको सिर्फ सॉल्व करना बताऊंगा बायनॉमियल थ्योरम का। बहुत डिटेल में अब यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं हम, या कर नहीं सकते इस टाइम यहाँ पे। बट अब बायनॉमियल थ्योरम में क्या करते हैं हम, ये तो चलो फर्स्ट 2 टर्म लिख देते हैं पहले। अब इसको हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। बायनॉमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन आता है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मतलब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म 1 है ना, तो 1 को वैसे लिख दिया और पावर से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड टर्म को, प्लस और भी टर्म होती हैं, प्लस और भी टर्म होती हैं, पर यहां पे हम उनको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है। ठीक है, बायनॉमियल थ्योरम में क्या किया हमने, हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर सम पावर है, उसको क्या किया 1 प्लस पावर से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड टर्म को, दैट इज एन एक्स, प्लस अदर टर्म भी है, अदर टर्म को हमने क्या कर दिया बेटा, निग्लेक्ट क्यों कर दिया, बिकॉज दे आर स्मॉल। तो यहां पे भी बेटा 1 प्लस माइनस, बेटा प्लस माइनस के आगे आ जाएगा बाकी -1 से मल्टीप्लाई करके, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो ये साइन क्या बन जाएगा, अगेन प्लस माइनस ही रहेगा ना, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये अगेन प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये वैल्यू बन गया del b डिवाइडेड बाय b। ओके बच्चे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ इट इज a बाय b। नाउ अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको बच्चे। ये फर्स्ट टर्म बेटा 1 है, 1 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, फिर प्लस माइनस, अगली टर्म में बेटा del b अपॉन b इंटू 1, ये अगेन ही आ गया। अब बच्चे ये प्लस माइनस del a अपॉन a से मल्टीप्लाई किया हमने 1 को, तो अगेन बेटा क्या आया del a अपॉन a। अब इससे बेटा दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, तो प्लस माइनस del a अपॉन a del b अपॉन b। तो अगेन बेटा यहां पे वही प्रॉब्लम आ रही है कि del a इंटू del b बहुत छोटी क्वांटिटी है बेटा, जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन बहुत ही छोटी क्वांटिटी बन जा रही है। अब जैसे आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, 1 मीटर को भी निग्लेक्ट कर देते हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के सामने छोटी सी क्वांटिटी को निग्लेक्ट कर दी जाता है। ऐसा ही हमने बेटा पीछे बायनॉमियल थ्योरम में इसमें किया, 1 प्लस एन एक्स लिखा था, प्लस अदर टर्म्स थी वो भी छोटी थी, तो इसलिए उनको निग्लेक्ट कर दिया। और यहां पे भी बेटा ये लास्ट टर्म जो है इसको हम निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास ये सॉल्व करके बन जाएगा a डिवाइडेड बाय b, 1 प्लस माइनस del b अपॉन b एंड प्लस माइनस del a अपॉन a। अब बेटा इसको पर्टिकुलर फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो z प्लस माइनस del z है ना वैल्यू ये बेसिकली। अब a प्लस b भी क्या बेटा z, a डिवाइड बाई b z, तो 1 प्लस माइनस में a वाली टर्म पहले लिख देता हूं, प्लस माइनस में ऐसा हम कर सकते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स का ये रूल है। अब आप z को दूसरी तरफ ले जाइए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो z को z से डिवाइड करेंगे तो 1, और del z को z से डिवाइड करेंगे तो अपॉन z। इट इज 1 प्लस माइनस del a अपॉन a प्लस माइनस del b अपॉन b। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 इसको साथ ले आएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस साइन भी कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा, चलो लिख ही देते हैं del a अपॉन a। और बेटा आपको और भी +1 के वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। del z अपॉन z इट इज इक्वल टू del a
अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये है वैल्यू बच्चे। अब जैसा आप देख सकते हैं बेटा डेफिनेशन के हिसाब से ये है रिलेटिव एरर इन जेड, रिलेटिव एरर इन जेड। और ये है बेटा रिलेटिव एरर इन ए, इट इज रिलेटिव, शॉर्ट में लिख देता हूं एरर इन ए। और बेटा ये है रिलेटिव एरर इन बी, तो प्लस रिलेटिव एरर इन बी। बेटा तो यहां पे ये ऑब्जर्व हुआ हमें कि अगेन बेटा अगर क्वेश्चन भी लिया है डिवाइड करके भी लिखा है तो एब्सोल्यूट एरर जो वो रिलेटिव एरर की टर्म में कैलकुलेट होता है। तो रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक और आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept and don't forget to like, share and subscribe my video to keep getting next videos, or you want to watch previous videos also. Thanks for watching Physics by Munish Sharma.